दोस्तों नमस्कार, मैं प्रिंस दीपक आप सबका स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सके। और हाँ, मेरी वीडियोस एंड तक जरूर देखा करें क्योंकि बात तभी समझ आती है जब पूरी देखी और सुनी जाए। दोस्तों आज का वीडियो खास इसीलिए है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप सब जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। जैसे आपने गरीब बिजनेसमैन तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी गरीब पॉलिटिशियन देखा है? नहीं ना, क्योंकि एक पॉलिटिशियन कभी बेचारा तो हो सकता है पर वो गरीब कभी नहीं हो सकता। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि बिजनेसमैन किसी न किसी ट्रांजैक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, होलसेल और या तो कोई ना कोई सर्विसेज से जुड़े होते हैं जहां से वो पैसे कमाते हैं। फिर भी उनको कई साल लग जाते हैं किसी एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। पर पॉलिटिशियन पता नहीं क्या करते हैं और या क्या बेचते हैं जिससे वो कुछ ही सालों के अंदर करोड़पति हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी जान लेते हैं कि किसने किसने कितने टाइम में कितना पैसा कमाया। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं धीरूभाई अंबानी जी से। अंबानी जी ने अपनी सबसे पहली स्पाइस ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी 1950 में। फिर धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते गए। पॉलिस्टर, ऑयल रिफाइनरीज, मोबाइल टेलीफोन्स, ये सब करते करते रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। वे जब तक जीवित रहे संघर्ष करते रहे और कंपनी को बढ़ाते रहे। उनके बाद कंपनी की भागदौड़ उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी ने ले ली। मुकेश भाई तो अपने क्षेत्र में उम्मीद से बहुत आगे बढ़ गए। अनिल भाई कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन फिर भी इनकी नेटवर्थ लगभग 228 बिलियन डॉलर है। इंडियन रुपीस में अगर देखने जाए तो 19 लाख करोड़। 2 जनरेशन लगी है ये बनने में और 73 साल की कड़ी मेहनत। अडानी जी ने अपनी बिजनेस की नींव रखी थी 1998 में। तब वो कमोडिटी मार्केटिंग किया करते थे, इसका मतलब है शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त करना। और फिर उन्होंने माइनिंग, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रोड कंस्ट्रक्शन से लेके हाउसिंग तक कुछ भी नहीं छोड़ा। हर बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई और कदम कदम बढ़ाते चले ही गए। आज दुनिया में अपनी कंपनी, अपने ब्रांड को एक बहुत बड़े मुकाम पे ले आए हैं, जहां उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो इंडियन रुपीस में मोस्ट ज्यादातर 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास होती है। पर ये पिछले साल दुगनी थी। शेयर मार्केट गिरने की वजह से उनका रेट कम हो गया। पर सिर्फ 25 साल के बिजनेस में इतनी सारी दौलत होना ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है दोस्तों। वरना आजकल 30-35 साल नौकरी करने के बाद में एक चॉकलेट का प्रोविडेंट फंड थमा देते हैं और कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। दोस्तों अजीम प्रेमजी ने कुकिंग ऑयल और सोप से अपना कारोबार शुरू किया था 1945 में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और मल्टीपल बिजनेस करते करते 78 साल बाद आज उन्होंने अपना नेटवर्थ बनाया है लगभग 24.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि मोटा मोटा 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास होता है। अगर मैं यहाँ पे टाटा, बिरला या गोदरेज की बात करूं तो फिगर्स और मल्टीपल होती जाएंगे। लेकिन इन सभी बिजनेसमैन ने अपने अपने क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कभी लड़ते झगड़ते, कभी गिरते संभलते, कभी ले दे के, पर देश और दुनिया में इन लोगों ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो किसी न किसी तरह स्ट्रगल करते 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 उम्मीद से काफी आगे निकल गए हैं। दोस्तों माना कि इनका क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन जो एक कॉमन बात है सब लोगों में वो है इनका बिजनेस। मेरे कहने का मतलब है ये सारे लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, बेचते हैं या सर्विस देते हैं और इसी से इनकी आमदनी होती है। क्यों, ठीक है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? तो ये तो बात हुई हमारे गिने चुने बिजनेसमैन की। अब बात करते हैं पॉलिटिशियंस की। दोस्तों अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं शुरू करना चाहूंगा चाचा नेहरू जी से। तो चाचा नेहरू वॉज बॉर्न विद अ गोल्ड स्पून इन हिज माउथ। उनके पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू 1947 में भारत के सबसे अमीर आदमी थे और उनकी तब की संपत्ति बताई जाती है 200 करोड़ रुपए की थी। मोतीलाल जी के अंतिम इच्छा अनुसार नेहरू जी ने 196 करोड़ उस वक्त के भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी को दान कर दिए और 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। इसके बाद जब उनका देहांत हुआ तब उनके पास 5 मिलियन डॉलर्स की अपनी संपत्ति थी, जो कि उस वक्त के डॉलर रेट के अनुसार लगभग 2 करोड़ 38 लाख के आसपास होते हैं। दोस्तों ये फिगर मुझे गूगल एंगल से मिले हैं, लेकिन बाकी का पैसा कहां गया इस बात का फैसला आप कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके बाद इंदिरा जी और राजीव जी के संपत्ति के बारे में कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं मिला है। पर यह तो बात सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अलावा गांधी फैमिली के और भी कई सारे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है और शायद इसी वजह से मैडम सोनिया गांधी को दुनिया की 12th रिचेस्ट लेडी का खिताब दिया गया था कुछ साल पहले। साथ ही साथ यह भी अनाउंस किया गया कि सोनिया मैडम के पास इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ से भी कई ज्यादा दौलत है। पर फिर बहुत ही जल्दी इन सब बातों को दबा दिया गया था
और 2019 के घोषणा पत्र में सोनिया मैडम की मिल्कियत सिर्फ 12 करोड़ दिखाई गई है। और उस पत्र में यह भी लिखा गया है कि सोनिया गांधी मैडम के पास भारत में न घर, न जमीन, न कार और किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं है, पर वे रहते महल जैसे घर में हैं और घूमने फिरने के लिए जो कार्स, एरोप्लेन्स, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स उनको दिए जाते हैं, ये सारे के सारे सरकारी खर्चे पे होते हैं। और हो भी क्यों नहीं, आखिर हमारे देश की बहू जो ठहरी, अब दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नाम पे 15 करोड़ रुपए घोषित है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे के सारे पैसे उनके फैमिली बिजनेस से कमाए गए होंगे। लेकिन फिर अचानक एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि जो इंग्लैंड में करोड़ों की प्रॉपर्टी राहुल गांधी के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो किसकी है? क्योंकि उस अकेली प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ रुपए से तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इतना सारा होने के बावजूद भी इंडिया में उनके सारे खर्चे सरकारी होते हैं, क्यों? है ना मजे की बात। अच्छा ठीक है, ये बातें तो हो गई सारी गांधी परिवार की। अब पॉलिटिक्स में तो और भी बहुत सारे जन हैं, तो कुछ और लोगों से मिलते हैं। गांधी परिवार के बाद सबसे पहले मिलते हैं ममता दीदी से। ममता दीदी बहुत उसूलवादी है और गुस्से वाली भी बहुत है और पिछले 48 सालों से पॉलिटिक्स में है, पर इनके नाम सिर्फ 18 लाख रुपए की संपत्ति है। बांजे के पास तो करोड़ों हैं, उसके बारे में अब बाद में करेंगे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों से उस शहर में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, जातिवाद को बढ़ावा मिला है, कम्युनल राइट्स हमेशा होते रहते हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ले दे के बात इधर आके अटकती है कि अगर शहर में भी बदलाव नहीं हो रहा है और दीदी के पास भी पैसे नहीं हैं, तो जो इतनी सारी पब्लिक कलकत्ता की या वेस्ट बंगाल की टैक्सेस भर रही है, ये सारा पैसा जा कहां रहा है? तो क्या यही तो वजह नहीं वहां बढ़ रहे कम्युनल राइट्स की? क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान भी ऐसी ही हरकतों की वजह से भिखमंगा हो गया है। दोस्तों, रस्सी पूरी की पूरी जल चुकी है, बस बल नहीं जा रहा है। वैसे इस मामले में क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। अब आगे मिलते हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। ये भी बॉर्न विद द गोल्ड स्पून बेबी हैं। पहले वाले गोल्ड स्पून बेबी जो हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, पर इस बेबी को तो पढ़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, जैसे ही 2015 में पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा, वैसे ही डायरेक्ट डिप्टी सीएम इलेक्ट हो गए। पर फिर जल्दी ही उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे बैठना पड़ा। पर कुछ ही समय पहले दोबारा एक बार डिप्टी सीएम का पद मिल गया, पर दोबारा किस्मत ने धोखा दिया और दूसरी बार भी पद चला गया। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 6 ही करोड़ रुपए हैं, पर आज तक किसी को यह बात पता नहीं है कि इन्होंने ये पैसे कमाए कैसे। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड फेल होने के बाद से ना इनको किसी ने स्कूल जाते देखा, ना कोई काम धंधा करते देखा, और ये साहब नौकरी तो करेंगे नहीं। तो आखिर ये 6 करोड़ आए कहां से? आप लोग फैसला कीजिए, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। और अब बारी है श्री अरविंद केजरीवाल जी की। जी बिल्कुल, वही जिन्होंने 2011 में अन्ना हजारे साहब के साथ बैठकर भूख हड़ताल की थी करप्शन के खिलाफ। याद है ना आपको? चलिए आपको एक फोटो भी दिखाता हूं, ये वाली। जी हां, इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरे भारत को दिखाया और देश के हर आम आदमी से जुड़कर उन्होंने एक आम आदमी पार्टी बनाई। दिल्ली के लोगों में तो इतना भरोसा बिठा दिया कि उन लोगों ने तो इन्हें अपना सीएम ही बना दिया। बस फिर क्या था, हर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन को पकड़ पकड़ के ले आते और उनका खोल पोल करते। सबको कटघरे में इस तरीके से खड़ा करते गए जैसे वकील और जज सब यही हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये साहब खारागर आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पे थे ये। पर वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। 2011 से लेकर 2023 तक सिर्फ 12 ही सालों में अपने पार्टी आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बना दी। अब इतना तेज दिमाग वाला बंदा जिसने सारी उम्र सरकारी नौकरी की और फिर सोशल वर्क किया और फिर पॉलिटिक्स में आए और केवल 12 सालों में 4 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। ये यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन 4 करोड़ की संपत्ति बनाने के बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला 45 करोड़ का बनाया। अब यहां पे कहीं दाल में काला तो लगता है, लेकिन फिर यह भी ख्याल आता है कि आम लोगों की इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह टैक्सेस का पैसा आम आदमी पार्टी तो यूज करेगी ना। और इसमें गलत भी क्या किया, आखिर आम लोग इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी इत्यादि 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 टैक्सेस भरते ही क्यों हैं? ताकि इन पॉलिटिशियंस का घर खर्च चल सके, इनकी सैलरीज निकल सके, इनके आलीशान बंगले बन सके, इनके बच्चे
फॉरेन घूमने जा सके। सच में बहुत पागल है ये सारे के सारे बिजनेसमैन जो 30, 40, 50 साल तक जिंदगी रगड़ते रहते हैं अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए। और ये पॉलिटिशियंस जिनको न क्वालिफिकेशन है न एक्सपीरियंस है, बट फिर भी सिर्फ 8 से 10 साल के अंदर अपने आप को लाइफ में टोटली एस्टैब्लिश कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगला नाम है अखिलेश यादव जी का। सुना है मुलायम सिंह यादव जी, मेरा मतलब है अखिलेश जी के पप्पा, जब इंदिरा जी से नाराज होकर अलग खड़े हुए और एक अलग पार्टी बनाई, तब सुब्रत रॉय जी ने एक नोटों का पहाड़ ला के दिया था उन्हें। और यही वजह थी कि कांग्रेस ने सहारा इंडिया को बर्बाद करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सब्जेक्ट पे मेरा ये वाला वीडियो ऑलरेडी वायरल है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये तो बात हुई मंत्री जी की। मंत्री जी मतलब मुलायम सिंह जी को प्यार और इज्जत से सब लोग मंत्री जी कहते थे, पर हम तो बात कर रहे थे अखिलेश जी के दौलत की। तो अखिलेश जी ने अपनी मिल्कियत 40 करोड़ बताई है। हो सकता है ये सारी मिल्कियत उन्हें अपने पापा की तरफ से आई होगी, क्योंकि याद है ना सुब्रत रॉय जो पहाड़ लाए थे, मैंने बताया अभी क्योंकि भारत और प्रदेश में पढ़ाई करने के बाद अचानक से अखिलेश जी को यह महसूस हुआ कि 2 डिग्री लेने के बाद मेरा काम देश सेवा करना है, तो मैं तो देश की सेवा करूंगा, काम धंधा नहीं। और देश सेवा तो निस्वार्थ और निर्धन होती है ना। इसीलिए तो जब सीएम पद चला गया और वो घर शिफ्ट कर रहे थे, तब जाते जाते घर की टाइल्स और नलकों की टुट्टियां उठा के लेके गए। बस दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो का अब आखिरी नाम, बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्री शरद चंद्र पवार जी। पवार साहब को पॉलिटिक्स का पितामह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए थे। 1967 से लेके अब तक पवार साहब ने कई सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। दोस्तों, पवार साहब का नाम आते ही मुझे एक बचपन की कहानी याद आ जाती है, जो मेरा ख्याल है आप लोगों ने सब सुनी भी होगी, कि जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु आपस में बहस कर रहे थे कि मैं बड़ा, तब उनके सामने एक बहुत बड़ा खंबा प्रकट हो जाता है, जिसका न प्रारंभ था न अंत था। क्यों, सुनी है ना वो कहानी? बस पवार जी के मिल्कियत के बारे में भी वैसा ही कुछ है। उनके पास ज्यादा नहीं, बस अब तक कोई ये नहीं जानता कि वो शुरू कहां से होती है और खत्म कहां होती है। अगर आप लोगों में से कोई इस गुत्थी को सॉल्व कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख भेजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। जैसे मैंने पहले बताया था कि बिजनेसमैन बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल्स करता है, ट्रेडिंग करता है, टैक्सेस भरता है, क्रेडिट्स देता है, तब जाके एक बिजनेसमैन उसमें से प्रॉफिट निकाल के अपने लिए कुछ अलग से बचाता है और जमा करता है। पर एक पॉलिटिशियन, फिर भी इनके पास उनसे ज्यादा पैसे आते हैं या कम से कम उनके बराबर के होते हैं। कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। देश तरक्की कर रहा है, बट फिर भी और सोचने की जरूरत है। मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं कि पॉलिटिक्स के बिना देश नहीं चल सकता। पॉलिटिशियंस आर मस्ट, पर 100 में से 80 बेईमान। कैसे कहेंगे हमारा देश महान? वैसे अगर आपको और भी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बारे में जानना है तो मुझे उनके नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उनकी जितनी हो सकेगी उतनी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाने की। अब आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए मेरे और वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और याद दिला दूं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। जय भारत।